गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। तो आज हम हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 8 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बेसिकली वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट के बारे में बात करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसमें जो ज़्यादातर हमें वाटर्स मिलता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं और इन ग्लेशियर से जो स्ट्रीम्स निकलती हैं वो हमारे पास पेरेनियल स्ट्रीम्स हैं। पेरेनियल मतलब जो 12 महीने हमें वाटर प्रोवाइड करती रहती हैं, फिर यही स्ट्रीम आगे जा कर के किसी रिवर्स में मिल जाएंगी। फिर ये धीरे धीरे जो है वो रिवर आगे जा कर के एक बड़ी रिवर के तौर पे बन जाती है। जैसे हिमाचल प्रदेश में आपने देखा होगा ब्यास रिवर, सतलुज रिवर, ठीक है, रावी रिवर, ठीक है, या चंद्रभागा रिवर। तो बेसिकली ये कुछ हमारे पास मेन रिवर्स हैं। तो यही स्ट्रीम्स आगे मिलती हैं, तो इनमें पेरेनियल वाटर्स ज़्यादातर मिलता है, पेरेनियल स्ट्रीम्स इनको कहा जाता है। अब पहाड़ों में ऐसा होता है कि ये जो वाटर है ये ग्रेविटी के थ्रू ये नीचे आ जाता है, ठीक है, मैदान की तरफ, और ऐसे ऐसे ये प्लेन्स की तरफ से होता हुआ। तो इसको पहाड़ों की जो ढलान होती है वहाँ पे रोकना बड़ा ज़रूरी है। तो वहाँ पे इसको रोकेंगे, या फिर कई बार ऐसा होता है हमें यहाँ पर पानी को लिफ्ट करना पड़ता है अलग अलग एरियाज़ में उस पानी को पहुँचाने के लिए। तो अगर हिमाचल प्रदेश के अगर अर्बन सेंटर्स की बात करें तो अर्बन सेंटर्स हमारे पास टोटल 61 टाउन्स हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को भी ले लिया, म्यूनिसिपल काउंसिल को भी ले लिया और साथ में नगर पंचायत को भी ले लिया। तो ये लोकल बॉडीज़ में जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है वैसे वैसे हमारी जो वाटर की डिमांड्स हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि वाटर अगर आप देखें तो वो ड्रिंकिंग वाटर के तौर पे चाहिए, ठीक है, खाना बनाने के लिए भी पानी चाहिए, ठीक है, सैनिटेशन के लिए पानी चाहिए, या फिर कंस्ट्रक्शन के वे में भी हमें पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है। अब हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो कि बहुत अच्छी तरह से जो वाटर की जो स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट भी कर रहा है, और बेसिकली जो 53 टाउन्स हैं वहाँ पर हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो चुका है, वाटर सप्लाई स्कीम्स काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, ठीक है। जैसे शिमला टाउन है, तो शिमला टाउन में बेसिकली यहाँ पर एक हमारे पास एक यूनिट है, दैट इज़ दी शिमला जल प्रबंधन बोर्ड, ठीक है। तो परवाणु जो है वो हिमुंडा के अंदर आता है, तो हिमुंडा को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वहाँ पर वाटर की मैनेजमेंट की जाए। अब ऐसे कुछ मिशंस हैं जो साथ में चले हैं वाटर के, तो आपने सुना होगा जल जीवन मिशन के बारे में। तो जल जीवन मिशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था, इस मिशन के थ्रू इसमें जो हमारे पास इसमें पैसा दिया गया है दैट इज़ दी 3.5 लाख करोड़ रुपीज़ का, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये है कि कम से कम एक फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन जो है वो दिए जाएंगे रूरल हाउस होल्ड्स को 2024 तक, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ आपको नेशनल लेवल पे, कि नेशनल लेवल पे क्या किया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन दिए जाएंगे हर एक रूरल हाउस होल्ड को। और हिमाचल प्रदेश में ये जो स्कीम है यहाँ पर भी ये प्रपोज्ड है, और इसके तहत जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प के साथ साथ में स्टेट गवर्नमेंट की इसके इम्प्लीमेंटेशन कर रही है, जिसमें जुलाई 2022 तक हर एक जो भी हमारे पास जो रूरल हाउस होल्ड होगा वहाँ तक हमने एक फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन जो है वो पहुँचाना है। बाकी इरिगेशन के सेक्टर में बात करूं तो इरिगेशन के सेक्टर में भी हम लोग जो हैं वो पानी की जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट, उसको पूरा कर रहे हैं। तो अभी तक अगर आप देखोगे तो हमारे पास इस एरिया में हिमाचल प्रदेश में जो 5.83 लाख हेक्टेयर एरिया है वो अंडर कल्टीवेशन है, ठीक है। इतना एरिया हमारे पास अंडर कल्टीवेशन है, और 55.67 लाख हेक्टेयर ये टोटल ज्योग्राफिकल एरिया हमारे पास आता है। अब हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी मेजर और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं। अगर जो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो उसमें शाह नहर प्रोजेक्ट है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जो कि अभी चल रहा है मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट के तौर पर। और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट में चांगर एरिया ऑफ बिलासपुर, सिद्धाथा, कांगड़ा, या बल वैली का जो लेफ्ट बैंक है, यहाँ पर बल वैली में सुकेती रिवर ड्रेन करती है, सुकेती रिवर, ठीक है, इसमें फ्लड्स भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो लेफ्ट बैंक है इसको मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट के तौर पे कंप्लीट कर दिया गया। और आपको ये भी पता होगा कि जो बल वैली है ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में आती है, और मंडी डिस्ट्रिक्ट में
और ये पूरे हिमाचल की फर्टाइल यानी मोस्ट फर्टाइल लैंड यहाँ पर है, ठीक है। और द वर्क ऑफ द स्वान रिवर, तो स्वान रिवर के बारे में आपने सुना होगा, ये ऊना का जो एरिया है उसमें ड्रेन करती है, और स्वान रिवर जो है इससे नुकसान भी काफ़ी हद तक देखा जाता है, ठीक है। तो इसका चैनलाइजेशन किया जा रहा है, तो इस स्वान रिवर का चैनलाइजेशन जो है वो कौंच खड्ड तक जो है वो हो चुका है, ठीक है। और आगे ये अभी भी इसका जो प्रोसेस है वो चल रहा है, ठीक है, स्वान रिवर। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है दैट इज एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है, तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने प्लास्टिक की जो आइटम्स हैं, या प्लास्टिक में आप अगर देखते हैं कि ऐसे बैग्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, या प्लास्टिक से जो पत्तल वगैरह बनती थी जिसमें खाना वगैरह खाते हैं, हिमाचली धाम वगैरह लगती है, ठीक है, गिलास बनते थे, फिर वो सारे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं वो जाकर के लैंड में जाकर के आसपास उसमें जो है वो बहुत पॉल्यूशन करते थे, पॉल्यूशन क्रिएट करते थे, ठीक है। तो इस वजह से हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया, ठीक है, कि कोई भी ऐसी आइटम जो कि पत्तल के तौर पे यूज़ की जाती है जो प्लास्टिक से बनी हो, तो उसको पूरी तरह से रोक दिया, क्योंकि यही जो है वो नदी नालों में फेंके जाते थे, और नदी नालों में जब ये इनको फेंका जाता था तो उसके बाद जगह जगह ये पानी की ब्लॉकेज कर देते थे। तो ब्लॉकेज की वजह से वो पूरा जो नाला है या वो जो स्ट्रीम है वो पूरी तरह से रुक जाती है, पानी वहाँ पे सड़ना स्टार्ट कर जाता है, पानी की क्वालिटी भी डिग्रेड करती है, और इसके साथ में पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट कर जाता है। तो इसीलिए हिमाचल प्रदेश ने नॉन रिसाइकलिंग या नॉन रिसाइकलेबल जो प्लास्टिक है उसकी एक बायबैक पॉलिसी बनाई है, जिसमें जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको 75 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से उसको खरीदा जाता है। गवर्नमेंट इसके साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी एक चीज़ और प्रमोट कर रही है, जिसमें अगर आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो हिमाचली धाम होती है उसमें पत्तल्स वगैरह जब यूज़ की जाएंगी, या डूना, डूना मतलब जिसमें एक मतलब आप कुछ जैसे कई चीज़ें खाते हैं, दाल सब्जी लेते हैं, ठीक है, तो वैसी जो पत्तल और ये डूना होता है, ये प्लांट्स की जो पत्तियाँ होती हैं उन पत्तियों को जोड़ करके बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये पत्तल्स बनाई जाती हैं, ठीक है, इनको जोड़ा जाता है। तो इसको एक तो पहले प्लांट से निकाला जाएगा, निकालने के बाद फिर इसको जो लेडीज़ हैं या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वहाँ पर यहाँ पर इनको बहुत अच्छे से जो रोज़गार है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। तो लोकल जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उससे हम पैसा कमा सकते हैं, तो गवर्नमेंट इस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। सो नेक्स्ट है स्टेट नॉलेज सेल ऑन द क्लाइमेट चेंज। तो हिमाचल प्रदेश में भी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो रहा है, जैसे पूरे दुनिया में हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने देखा कि रेनफॉल के जो पैटर्न्स हैं उसमें चेंजेस आ रहा है, या जो टेम्परेचर है हिमाचल प्रदेश की जगह का, वहाँ पे टेम्परेचर में भी जो एवरेज टेम्परेचर है उसमें भी कहीं ना कहीं हमें बहुत ही ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलता जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इम्प्लीमेंट करने में सेकंड रैंक पूरे इंडिया में है, तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाया गया है, और ये डायरेक्टली जो है वो काम कर रहा है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक हिमालयन स्टेट है। तो यहाँ पर जो हिमालयन इकोसिस्टम है इसको बचाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, ठीक है। और इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट जो ब्यास रिवर का किया गया है ये कंप्लीट हो चुका है। ब्यास रिवर का एक और स्टडी जो है वो सतलुज रिवर बेसिन की करने जा रहे हैं, जो कि बेसिकली अगर किन्नौर एरिया में देखें, शिमला में, कुल्लू में, मंडी में और बिलासपुर में इसको किया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने कहा कि जो आपका ब्यास रिवर का जो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है वो ब्यास रिवर का कंप्लीट हो चुका है, और अभी ये किया जा रहा है सतलुज रिवर बेसिन का, ठीक है, क्योंकि सतलुज रिवर एंटर करती है आपकी शिपकिला यानी किन्नौर के पास, ठीक है। यहाँ से एंटर करती हुई ये फिर आगे जा कर के शिमला, कुल्लू, ठीक है, इसकी बाउंड्री बनाते हुए मंडी बिलासपुर की बाउंड्री बनाते हुए आगे भाखड़ा डैम यानी पंजाब में चली जाती है। फिर इसके साथ में एक प्लांट जो है वो बायो मिथेनेशन प्लांट कुफरी में लगाया जाएगा, ठीक है, जिसमें कि हॉर्स डंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो कि होटल या फिर जो रेजिडेंशियल एरिया से आता है, क्योंकि आप देखिए कुफरी या शिमला का एरिया है, वहाँ पे टूरिज्म काफ़ी ज़बरदस्त है, और इस टूरिज्म के साथ साथ में इस
रीजन में हमारे पास जो जितना भी वेस्ट निकलता है उसको कन्वर्ट करके बायोगैस और बायो सीएनजी बनाने का एक तरह से लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए एक प्लांट बायोमिथेनेशन प्लांट जो कि कुफरी में लगाया जाएगा। तो प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखें कि बायोमिथेनेशन प्लांट किस जगह लगाया जाएगा। अब बात करते हैं इंडस्ट्रीज की। तो हिमाचल प्रदेश में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसका मोमेंटम 1978 के बाद हमें देखने को मिला। बेसिकली उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स बनाए गए और इसके साथ में जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनको धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन उसका स्टार्ट हुआ। 2003 में एक बहुत बड़ी चीज़ हुई थी, जो एक इंडस्ट्रियल पैकेज हमें मिला था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार से स्टेट को, ठीक है, जनवरी 2003 में। इसके आने के बाद हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रीज को कहीं ना कहीं सेक्टर को बूम मिला, ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूं प्रेजेंटली तो 28,000 के आसपास एंटरप्राइजेज हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश एक तरह से ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है, ठीक है। अगर आप बात करें एक बेल्ट की जो पूरी एशिया में फेमस है, दैट इज द बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ इंडस्ट्रियल बेल्ट। इस बेल्ट को ग्लोबली जो है वो फॉर्मुलेशन ड्रग्स के तौर पे भी जाना जाता है, ठीक है। और बहुत सारी यहाँ पे अलग अलग दवाइयाँ बनती हैं और दवाइयों को बाहर एक्सपोर्ट भी किया जाता है। उसके बाद अगर हिमाचल प्रदेश में देखें कि जो इंडस्ट्रीज हैं, तो इंडस्ट्रीज में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट जो रिफॉर्म किए हैं, या जो सिंगल विंडो सिस्टम के थ्रू बहुत सारी जो परमिशंस इंडस्ट्रीज को दी जाती है, ठीक है, तो उसमें काफ़ी ईज किया, उसको आसान बनाया हुआ है। इसके साथ में कुछ इलेक्ट्रिसिटी में भी उन लोगों को इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, टैक्स इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, जिस वजह से जो बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो हिमाचल की तरफ खींचे चले आए। क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली हिमाचल प्रदेश में जो एम्प्लॉयमेंट है, ये एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन होगी, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। अगर रोजगार अच्छा मिलता है तो हिमाचल प्रदेश की इकॉनमी भी काफ़ी अच्छे से और डेवलप होती जाएगी। तो अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करूं तो 7th पोजीशन कंट्री में हिमाचल प्रदेश ने इस रैंक को हासिल किया है, जो कि एक अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट है। और प्रीवियसली ये जो रैंक था वो 16th था, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में आप देखें यहाँ पर आपको सीमेंट प्लांट्स मिलेंगे काफ़ी, ठीक है। ऊना डिस्ट्रिक्ट में भी नए जो हैं वो बल्क ड्रग पार्क बनाया जा रहा है, ठीक है। नालागढ़ में भी नए इंडस्ट्रियल सेंटर्स डेवलप किए जा रहे हैं। काफ़ी गवर्नमेंट जो है इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ध्यान दे रही है, ठीक है। चंडीगढ़ से बद्दी तक जो है एक रेलवे लिंक बनाया जा रहा है, ताकि यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज हैं इनको और कनेक्टिविटी का पुश मिल सके, ठीक है। वहाँ पर जो एग्जिस्टिंग 2 लेन रोड है उनको 4 लेन किया जा रहा है। इसके लिए भी अभी जो है वो टेंडरिंग प्रोसेस जो है वो चल रहा है, ठीक है। बहुत जल्दी ये बेल्ट जो है वो अच्छी तरह कनेक्टेड हो जाएगी, और जब कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी तो ऑब्वियसली हिमाचल प्रदेश में अच्छे से जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होगा। अब बात करते हैं पावर सेक्टर की। तो पावर सेक्टर की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पर पेरेनियल स्ट्रीम्स हैं और हमें साथ में माउंटेन्स मिल जाते हैं, और माउंटेन्स पे हम डायरेक्टली जो है वो डैम बना करके पानी को रोक लेते हैं, और वहाँ से टरबाइन के थ्रू जो है वो हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1 सितंबर 1971 को, राइट। सो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड जो है रिस्पॉन्सिबल है सप्लाई ऑफ अनइंटरप्टेड एंड क्वालिटी पावर टू ऑल कंज्यूमर्स इन हिमाचल प्रदेश। अब इसके साथ में जो हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो बहुत सारी सेंट्रल जो स्कीम्स हैं उनको भी इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की थी 2014 में, दैट इज़ द दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसमें बेसिकली जो बहुत सारे गांव ऐसे थे हिमाचल प्रदेश में जहां पर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची थी, या आज भी वो जो है वो वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचती है, तो उसका इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए एक योजना बनाई गई थी। इस योजना का नाम था दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो ये जो वर्क है वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स में कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें मार्च 2021 तक पूरी तरह ये कंप्लीट किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम। ये जो इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम है ये अर्बन टाउन्स के लिए स्पेसिफिकली जो
ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए की गई है, और इसमें एफिशिएंट मीटरिंग हो, ठीक है, मीटर्स जो है वो डिजिटल मीटर्स लगाए जाएंगे। इसके साथ में आप देखोगे कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो जनरेशन और जब उसका ट्रांसमिशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, इसको T&D भी बोलते हैं, T&D, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मान लो अगर 100 यूनिट्स आपने जनरेट किया है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसका जो 40 यूनिट्स हैं, ठीक है, 40 यूनिट्स वो डायरेक्टली लॉस कर जाता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, जो कि बहुत बड़ा लॉस है। तो इसीलिए हिमाचल प्रदेश में जो हमारे बेसिकली जो ग्रिड सिस्टम है उसको भी नए तरीके से, नई टेक्नोलॉजी से उसको अपडेट किया जा रहा है, और इसको अपडेट करते करते उसमें कोशिश ये की जाएगी कि ये जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं उनको भी कम किया जाए, उनको रिड्यूस किया जाए। फिर आती है मुख्यमंत्री रोशनी योजना। इस स्कीम में चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने ये बताया था कि 17,550 इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिए जाएंगे पुअर फैमिलीज को स्टेट में। अब फ्यूचर प्लान्स डिपार्टमेंट्स के सबसे पहला फ्यूचर प्लान ये है कि कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा टोटल, ठीक है, जितने भी इनके स्टेशंस हैं, कंट्रोल स्टेशंस हैं, जिनको सब स्टेशंस के नाम से जानते हैं, इनका कंप्लीटली कंप्यूटराइजेशन कर दिया जाएगा, कोई मैनुअल काम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ऑगमेंटेशन एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू सब स्टेशंस एंड हाई टेंशन वायर्स जो है वो अच्छी क्वालिटी की प्रोवाइड की जाएंगी। रिलायबल पावर टू द कंज्यूमर्स इन द स्टेट, यानी इलेक्ट्रिसिटी को एक एफिशिएंट मैकेनिज्म, एक एफिशिएंट सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें जो है वो लॉस कम हो, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम हो जाए, और उसको ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से लोगों तक वो पहुंचाई जाए, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी पहुंचानी है। फिर सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, तो हिमाचल प्रदेश में सोलर प्रोजेक्ट जैसे लाहौल स्पीति है, तो लाहौल स्पीति में बहुत बड़े सोलर प्लांट्स जो हैं वो लगाए जा सकते हैं, अभी एक लगाया भी जा रहा है लाहौल स्पीति में, ठीक है। या एक नैना देवी जी हैं, ठीक है, नैना देवी आपकी जो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है, काफ़ी फेमस ये जगह है, ठीक है, रिलीजियस के लिए। और यहाँ पर 5 मेगावाट का बेरा द्योल सोलर प्लांट लगाया गया है, ठीक है, इसको याद रखना, बेरा द्योल 5 मेगावाट का श्री नैना देवी जी श्रीन में डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में लगाया गया है, ठीक है। सो ये जो है वो एक तरह का फर्स्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश में जो गवर्नमेंट सेक्टर में बनाया गया है, ठीक है, बेरा डोल। फिर आता है हिमुर्जा, तो हिमुर्जा में अगर आप देखें तो स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो हैं जो 5 मेगावाट तक के हैं उसको भी डेवलप किया जा रहा है स्टेट में, क्योंकि आप देखोगे जहां पर बड़े बड़े डैम्स बनते हैं, लार्ज डैम्स, उसके कारण डिफॉरेस्टेशन होता है, बहुत सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह रिहैबिलिटेट करना पड़ता है, ठीक है, तो इसके बहुत नुकसान होते हैं, सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। तो इसको कम करने के लिए हमारे पास जो स्मॉल स्ट्रीम्स हैं उन पे स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, इनको लगाया जा सकता है, तो गवर्नमेंट हिम ऊर्जा में इसमें काफ़ी डेवलपमेंट कर रहा है। फिर आता है टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट, तो टूरिज्म हिमाचल प्रदेश की स्टेट जीडीपी में 7% के आसपास जो है वो कंट्रीब्यूशन देता है, जो कि बहुत ज़्यादा है, और इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इसको हमने और बढ़ाना है कम से कम 15% तक लेकर के, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो टूरिस्ट सेक्टर में सबसे पहले जो है वो कनेक्टिविटी का जो इशू है उसको रिजॉल्व करने जा रही है, जैसे एक्सपेंशन कर रही है कुल्लू एयरपोर्ट का, कांगड़ा एयरपोर्ट का, साथ में शिमला स्ट्रिप है उसका भी, और एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको बनाया जाएगा बल वैली, ठीक है, दैट इज़ दी बल वैली। ये जो बल वैली है इसको सुंदरनगर वैली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, काफ़ी बड़ा ये स्ट्रेच है, तो वहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा जो कि बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के सेंटर में है, ठीक है। अगर हिमाचल प्रदेश के सेंटर में एक ऐसा एयरपोर्ट बनता है तो उससे पूरे हिमाचल की ही कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ेगी। शिमला कुल्लू मनाली का तो फ़ायदा होगा ही होगा, इसके साथ में जो और बहुत सारे एरियाज़ हैं जैसे रामपुर है, रामपुर के साथ में जंजैली है, ठीक है, इस एरिया में भी टूरिज़्म काफ़ी बढ़ेगा। तो ऐसी एक उड़ान योजना है, जो उड़ान योजना फर्स्ट चलाई गई थी, तो उड़ान योजना में हिमाचल प्रदेश में 5 हेलीपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, जिनमें बेसिकली जो है वो कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा वहाँ पर, ठीक है, कुछ रेस्टोरेंट, होटल्स वगैरह, तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स के थ्रू, जो कि चंडीगढ़ से डायरेक्ट फ्लाइट शिमला, चंडीगढ़ से डायरेक्ट मनाली, चंडीगढ़ से धर्मशाला, चंडीगढ़ से मंडी, चंडीगढ़ से कुल्लू, तो इस तरह से इसको जोड़ा जाएगा हिमाचल प्रदेश को, कनेक्टिविटी, ठीक है। तो इसके लिए शिमला में, रामपुर में, ठीक है, बद्दी में, कांगनी धार में, डिस्ट्रिक्ट मंडी में, ठीक है,
या शाशे मनाली में एक हेलीपोर्ट है, इसको भी डेवलप करके जो है वो हेलीपोर्ट्स के तौर पर बनाया जाएगा। ठीक है, तो बाकी मैंने बता दिया कि ग्रीन एयरपोर्ट जो है वो नागचला में बनाया जा रहा है जो कि बल वैली में है। ठीक है, इसको भी याद रख लेना। लैंड जो है वो आइडेंटिफाई कर हो चुकी है, वहाँ पे जो है वो सर्वेज वगैरह भी चल रहे हैं। एक और स्कीम गवर्नमेंट लेकर के आई थी हिमाचल प्रदेश की, नई मंजिलें नई राहें। तो आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, मनाली, शिमला, धर्मशाला, ये ऐसे रीजन्स हैं जो अपने पोटेंशियल से ज़्यादा, इनका पोटेंशियल जो है वो यहीं तक की सीमित था टूरिस्ट को, यानी केयरिंग कैपेसिटी होती है एक रीजन की, ये इस केयरिंग कैपेसिटी से ऊपर चले गए हैं। तो ऐसा कि जैसे 15th फाइनेंस कमीशन ने भी कहा था कि कम से कम आपको नए टूरिस्ट स्टेशंस ढूंढने पड़ेंगे, जगह जगह नए नए स्टेशंस आपको डेवलप करने पड़ेंगे, क्योंकि कुल्लू मनाली जो है वो अब पूरी तरह से पैक हो चुके हैं, तो आपको नए स्टेशन बनाने पड़ेंगे। नया स्टेशन देखो अभी अभी एक बना है, जैसे अटल टनल का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, रोहतांग पास के बिल्कुल उसको पास करवाती है नीचे से। ठीक है, तो यहाँ से जो अटल टनल बनी है इसके आसपास का एरिया एक नया सेंटर बनने जा रहा है टूरिस्ट के लिए। तो ऐसी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी साइट्स निकाली हैं, जैसे एक शिव धाम प्रोजेक्ट है जो डिस्ट्रिक्ट मंडी में बनाया जा रहा है। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग्स बनाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल शिवरात्रि फेयर भी मनाया जाता है। ठीक है, तो शिव भूमि भी से कहा जाता है, जैसे चंबा को भी शिव भूमि कहा जाता है। तो ऐसे यहाँ पर बनाया जा रहा है, जिसके लिए नई मंजिलें नई राहें स्कीम में 20 करोड़ रुपए जो है वो अभी रिलीज कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ऐसी बीड बिलिंग का जो एरिया है इसमें पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन के तौर पे इसको डेवलप किया जा रहा है बैजनाथ के पास, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ठीक है, तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में चांसल एरिया है जहां पे जिसको स्की डेस्टिनेशन के तौर पे डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो ये नाम कुछ आप याद रखना, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और फिर है हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एक पाइनियर इंस्टीट्यूशन है जो कि बेसिकली जो डेवलपमेंट होता है हमारा टूरिज्म सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, उसको ये ध्यान में रखता है। ठीक है, ये जो है वो कंप्लीट पैकेज टूरिज्म सर्विसेज के लिए प्रोवाइड करता है। अकोमोडेशन इनके होटल्स अलग अलग हैं। ठीक है, कैटरिंग, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ठीक है, इनकी बसेस, लग्जरी बसेस भी चलती हैं। तो पूरी एक चेन है हिमाचल में फाइनेस्ट होटल्स की, रेस्टोरेंट्स की, राइट। फिर रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो रोड ट्रांसपोर्ट में हिमाचल प्रदेश अभी कनेक्टिविटी के इशू में ज़बरदस्त काम कर रहा है। 4 लेन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, चंडीगढ़ से लेकर के अगर आप देखें तो कालका शिमला हाईवे को भी 4 लेनिंग इसका काम चला हुआ है। ठीक है, कीरतपुर से लेकर के मनाली तक का 4 लेन का काम चला है। ऐसे ही पठानकोट से लेकर के मंडी तक जो आपका 4 लेन है इसका काम भी कुछ टाइम में चलने वाला है। इसके साथ में आपका धर्मशाला से शिमला तक का जो पूरा रास्ता है उसको भी 4 लेन किया जाएगा। तो ऐसे कुछ स्कीम्स है गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कर रही है, जैसे ग्रीन कार्ड स्कीम। तो ग्रीन कार्ड स्कीम में 25% डिस्काउंट फेयर दिया जाएगा, जो कि पैसेंजर्स जो हैं वो 50 किलोमीटर्स के आसपास जो है पैसेंजर जो हैं वो जर्नी करते हैं। ठीक है, सो इस कार्ड की जो कॉस्ट है वो 50 रुपये पड़ेगी और इसकी जो वैलिडिटी है वो 2 साल के लिए। फिर स्मार्ट कार्ड स्कीम है। स्मार्ट कार्ड स्कीम में बेसिकली जो है वो कार्ड की कॉस्ट 50 रहेगी। ठीक है, 2 साल के लिए ये भी वैलिड होगा। इसमें जो कार्ड होल्डर होगा उसको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा फेयर में। ठीक है, और ये आपका HRTC ऑर्डिनरी में भी चलेगा, सुपरफास्ट, सेमी डिलक्स, डिलक्स बसेस में ये चलेगा। ठीक है, फिर आता है सम्मान कार्ड स्कीम। तो सम्मान कार्ड स्कीम जो है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए लाई गई है जो कि 60 ईयर्स के ऊपर हैं। तो यहाँ पर इनको 30% फेयर जो है वो यहाँ पर इनका ऑर्डिनरी बसेस में इनको डिस्काउंट के तौर पे दिया जाएगा। तो फ्री फैसिलिटी टू द स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। तो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे जाते हैं वहाँ पे HRTC बसेस में उनको फ्री सर्विस जो है वो दी जा रही है। तो फ्री फैसिलिटी टू दी स्पेशल एबल्ड पर्सन, जो कि ऐसे पर्सन जो कि ट्रेवल कर रहे हैं जिनको कोई डिसेबिलिटी है, वो डिसेबिलिटी 70% से ऊपर है या ज़्यादा है और उसमें एक अटेंडेंट उनके साथ में है, तो उनको जो है वो फ्री सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। ऐसे ही जो फ्री सर्विस है वो गैलेंट्री अवार्डीज़ को भी की जाती है, जो कि बेसिकली जो हमारे पास, ठीक है, आर्मी के पर्सनल्स हैं जिनको अवार्ड वगैरह कोई मिला हुआ है, ठीक है, कीर्ति चक्कर हो गया या जो और भी गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, तो उनको ऑर्डिनरी बसेस में, डिलक्स बसेस में, ठीक है, तो एक तरह से फ्री फैसिलिटी दी जाएगी। तो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ ऑन दी एजुकेशन।
तो एजुकेशन अगर हिमाचल प्रदेश में देखें तो हिमाचल प्रदेश को जब फुल स्टेटहुड मिला था 1971 में, तो उस टाइम हमारा जो लिटरेसी रेट था दैट इज़ 31.96%। ठीक है, अगर 2011 सेंसस की बात करें तो अभी जो लिटरेसी रेट है दैट इज़ 82.80%, जो कि बहुत अच्छा हमने एजुकेशन सेक्टर में काम किया है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जिनको इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जैसे मेधावी छात्रवृत्ति योजना। जैसे स्टूडेंट्स 5th स्टैंडर्ड्स में है, अगर उन्होंने एटलीस्ट बी ग्रेड सिक्योर किया हुआ है तो यहाँ पर जो पूरे ब्लॉक लेवल में, ठीक है, एक एग्जामिनेशन होगा, स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, जिसमें 2 लड़के और 2 लड़कियों को सिलेक्ट किया जाएगा और उनको पर एनम 800 रुपीज़ जो हैं वो दिए जाएंगे, यानी मेधावी छात्रवृत्ति योजना। फिर स्कॉलरशिप स्कीम है IRDP और BPL चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, चिल्ड्रन के लिए, जैसे 1st to 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर इनको पैसा दिया जाएगा 150 रुपीज़ पर एनम के तौर पर। ठीक है, या जो स्टूडेंट्स हैं वो 6 से लेके 8 तक हैं तो उनको 250 रुपीज़ पर एनम के तौर पे दिया जाएगा। ठीक है, लड़के को तो यहाँ पे 250 मिलेंगे, लड़की को 500 रुपीज़ गवर्नमेंट के थ्रू दिए जाएंगे। अब गर्ल्स की जो अटेंडेंस है, इस अटेंडेंस को ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां स्कूल जाएं, वो पढ़ें, ठीक है, उनका वुमेन एम्पावरमेंट में कहीं ना कहीं वो योगदान दें, तो उसके लिए जो गर्ल्स हैं, ठीक है, 1st to 5th स्टैंडर्ड के लिए, तो उनकी जिनकी अटेंडेंस 90% से ज़्यादा होगी उनको 20 रुपीज़ पर एनम के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, इंसेंटिव के तौर पर। फिर पॉवर्टी स्कॉलरशिप है। ठीक है, तो पेरेंट्स की इनकम जो है अगर वो 11,000 से कम है साल की तो उनको 40 रुपीज़ पर एनम के हिसाब से इनको भी दिए जाएंगे। ठीक है, विद स्कॉलरशिप फॉर चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जो कि आर्म्ड फोर्सेस में है, तो 1st to 5th स्टैंडर्ड के जो हमारे पास बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं अगर अनफॉर्चुनेटली अगर कोई उनकी डेथ हो जाती है वॉर में, तो उस कारण अगर कोई डिसेबिलिटी भी हो जाती है 50% की, तो वहाँ पर 150 रुपीज़ पर एनम के हिसाब से दिए जाएंगे। तो गवर्नमेंट वैसे भी फ्री जो है वो टेक्स्ट बुक्स देती है। ठीक है, बच्चों को प्रोवाइड करती है डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन थ्रू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, राइट। फिर अटल वर्दी योजना है जिसमें फ्री यूनिफॉर्म, स्कूल बैग्स जो है वो दिए जाते हैं बच्चों को। अब स्कूलों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी डेवलप किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने शुरू से ही रूरल एरिया में भी स्कूल्स को अपग्रेड किया है और वहाँ पे स्कूल्स को खोला है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफिकल ट्रेन काफ़ी मुश्किल है, पहाड़ी एरिया है, एक से दूसरी जगह जाना हो तो पूरी चढ़ाई चढ़ने पड़ती है। तो इसके लिए सरकार ने दूर दराज के क्षेत्रों में, रिमोट एरियाज में भी स्कूल्स को ओपन किया हुआ है ताकि बच्चों को एजुकेशन दी जा सके। ठीक है, इसी तरह से कुछ जो है आदर्श विद्यालय खोले गए हैं। 15 आदर्श विद्यालय जो है वो नोटिफाइड कर चुके हैं, इनको खोला जाएगा। मिड डे मील स्कीम जो कि बहुत ज़बरदस्त स्कीम है, जो मेल न्यूट्रिशन के फाइट के लिए की गई है, तो इस स्कीम को 2014 में प्राइमरी स्कूल में इंट्रोड्यूस किया गया था और 2008 में इस स्कीम को एक्सटेंड करके 8th स्टैंडर्ड तक किया गया, राइट। उसके बाद हायर एजुकेशन में या जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जिसमें डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना है, इसमें 1250 स्टूडेंट्स जो SC से और 1000 स्टूडेंट्स हमारे OBC जो कि मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होंगे, काफ़ी अच्छे पढ़ाई लिखाई में होंगे, उनको मेट्रिकुलेशन के बाद, ठीक है, उनको 12,000 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से दिए जाएंगे SC स्टूडेंट्स को और 10,000 रुपीज़ दिए जाएंगे OBC स्टूडेंट को, राइट। तो स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना है जिसमें 2000 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, ठीक है, यहाँ पर 10,000 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से इनको भी इंसेंटिव के तौर पे दिए जाएंगे। ठीक है, फिर ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना है जिसमें 100 गर्ल्स और 100 बॉयज़ जो हैं, ठीक है, जो मैट्रिक से आएंगे, ट्राइबल कम्युनिटी से होंगे, ठीक है, उनको भी 11,000 रुपीज़ जो हैं वो दिए जाएंगे, राइट। सो इस तरह की कुछ योजनाएं हैं जो योजनाएं हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट एजुकेशन के सेक्टर की रिफॉर्म्स के लिए लगातार करती आ रही है। अगर कुछ आप देखें तो सैनिक स्कूल सुजानपुर टेहरा स्कॉलरशिप है जिसमें अगर कुछ बच्चे जो हैं वो अगर सेलेक्ट होते हैं सैनिक स्कूल के लिए तो उनको भी कहीं ना कहीं कुछ इंसेंटिव के तौर पे पैसा दिया जाएगा। तो NDA है, नेशनल डिफेंस, ठीक है, अकेडमी खड़गवासला पुणे में,
तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट होते हैं हिमाचल प्रदेश के स्कूलों से निकल के, तो उनको भी कहीं ना कहीं कुछ जो है वो इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। फिर कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना है, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स बेसिकली इसको प्रमोट करने के लिए आर्ट्स पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं या साइंस बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उनकी मेरिट के बेसिस के ऊपर इनको 15,000 पर ईयर के हिसाब से इनको भी पैसा जो है वो दिया जाएगा, राइट। सो फिर मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना है। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना में आप अब देखें, डिग्री कॉलेज कोर्सेज में अगर कोई आईआईटी में है, एम्स में है, या पोस्ट ग्रेजुएशन कोई कर रहा है या डिप्लोमा कोर्सेज कर रहा है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है वो वन टाइम अवार्ड जो है ये दिया जाएगा 75,000 का, ठीक है। सो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो कि देहरादून में है, यहाँ पर अगर कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं ग्रेजुएशन के बाद, कॉलेजेस के बाद, हायर एजुकेशन के बाद, तो उनको भी जो है वो 20,000 रुपीज़ जो है वो इनको दिए जाएंगे। तो ये कुछ हमारे पास कुछ जो है वो स्कीम्स हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की, जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इनको लगातार करती आ रही है। इस स्कीम के थ्रू हिमाचल प्रदेश की जो क्वालिटी एजुकेशन, और जो बच्चे जिनको एजुकेशन आसपास के एरियाज़ में चाहिए, ठीक है, उसके लिए स्कूल भी खोले गए हैं, और साथ में जिनको मॉनेटरी बेनिफिट के तौर पे भी पैसा दिया जा रहा है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।